अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम का जो टॉपिक है वो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है यूनिट नंबर 15 के। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको फुल बुक नोट्स चाहिए तो पाक स्टडीज़ के भी अवेलेबल हैं और आप लोग इंस्टाग्राम का जो लिंक बायो में गिवन है उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन चार्ज मास व्हेन अ मेटल बिकम चार्ज एंड असेस वेदर द मास चेंज इज़ सिग्निफिकेंट। देखो, सबसे पहले तो हमें सवाल का समझना ज़रूरी है। अब देखो, पूछा जो गया ना वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को चार्ज करते हो तो उसको चार्ज करने से चार्ज और मास में क्या रिलेशन होगा, और अगर तो कोई ज़्यादा फ़र्क आया है तो मतलब क्या इतना फ़र्क आया कि हम उसको कंसीडर करें। इस चीज़ को भी मैं अभी समझाती हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ को चार्ज करना है, जैसे ये चीज़ है, मुझे इसको चार्ज करना है, ये मेटल है, कोई भी कुछ भी हो गया, या ठीक है मेटल के बारे में पूछा कि मेटल ही हो गया, मुझे मेटल को चार्ज करना है तो मैं चार्ज कैसे करूँगी इसको, मतलब मुझे या इसको प्लस बनाना है या मुझे इसको क्या बनाना है, माइनस बनाना है। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो ये चार्ज ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हूँ, जो दे देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से चार्ज किया जाता है। तो चार्ज करने से या तो आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर रहे हो या आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो उसका कोई ना कोई मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ सॉरी ये चार्ज होता है। इसका मास होता है 9.11 × 10⁻31। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करती जाऊंगी तो इसका तो मास इंक्रीज़ हो जाएगा ना, और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो यही पूछ रहे हैं कि क्या रिलेशन है चार्ज का और मास का जब हम एक मेटल को चार्ज करते हैं, और अगर मास ज़्यादा, अगर इसमें देखो इसमें ज़्यादा हुआ है, अगर आप नेगेटिव चार्ज करो तो मास ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर तो वो ज़्यादा हुआ है तो अब मुझे बताओ कि कैसे है, कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि हम उसको नोटिस भी कर सकें, या थोड़ा सा हुआ है कि उसको इग्नोर कर दें। तो इसका आंसर क्या है कि जब हम मेटल को चार्ज करते हैं तो या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, डाल देते हैं, या उस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर मैंने इसको क्या किया है, नेगेटिव चार्ज करना है तो मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, और मैंने अगर इसको पॉजिटिव चार्ज किया तो मुझे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिपेंड करता है कि क्या हम डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का मास भी होता है जो कि स्मॉल है। अगर मेटल जो है गेन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसका मास जो होगा, जो मेटल है इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास भी होता है। अगर हम निकाल रहे हैं तो मास उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट दिस चेंज इज़ वेरी टाइनी, ये बहुत थोड़ा चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि मास बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है ही बहुत कम, माइनस में होता है, देखो -31 में। तो ये बहुत चेंज जो होता है ना, अगर ज़्यादा भी हुआ तो बहुत थोड़ा चेंज होता है, और अगर कम भी हुआ है ना, इसमें मास कम होता है तो वो बहुत थोड़ा चेंज है। डेट्स वाई द मास चेंज इज़ नॉट नोटिसेबल, वो नोटिसेबल नहीं होता प्रैक्टिकल सिचुएशंस में या रियल लाइफ में। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू ग्राउंडिंग सिस्टम प्रिवेंट स्टैटिक बिल्डअप इन फ्यूल ट्रक्स, व्हाट आर द डेंजर्स विदाउट ग्राउंडिंग। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो फ्यूल ट्रक्स होते हैं ना उनको ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड आपको पता है कि ट्रक से ऐसे करके बिल्कुल ग्राउंड के साथ ऐसे तार जोड़ दी जाती है। वो क्यों किया जाता है, और अगर ये ना किया जाए तो क्या उसके नुकसान है। अब होता क्या है कि जो फ्यूल होता है तो पाइपलाइन या टैंकर के अंदर फ़्लो करता है ना, पाइप के ज़रिए उस ट्रक के अंदर जाता है फ्यूल। तो जो पाइप है और जो फ्यूल जा रहा है, इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में रगड़ होती है, रगड़ते हैं ये आपस में, तो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और हम अब ट्रांसफ़र कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फ्यूल के अंदर, वो निकल कर ट्रक की जो मेटल बॉडी है, ट्रक की जो मेटल बॉडी होगी उसके अंदर चले जाते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस बता रही हूँ मैं। इसकी वजह से चार्ज सेपरेशन हो जाती है। यहाँ से निकल कर जब ट्रक के अंदर चले गए तो जहाँ से निकलते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जहाँ पर गए हैं उसके ऊपर नेगेटिव, तो सेपरेशन आ गई ना, तो इससे चार्जेस बन जाते हैं। ट्रक की बॉडी जो होती है मेटल की बनी हुई होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो मेटल की जो चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचता है, इसीलिए वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा।
ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर ना रुक जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चार्जेस को हम ग्राउंड कर देते हैं कि ये चार्जेस सेफली यहाँ से निकल कर ज़मीन तक चले जाए। ठीक है, अब फ्यूल ट्रक्स यूज़ ग्राउंडिंग, ये ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं फ्यूल ट्रक्स वाले सेफली रिमूव करने के लिए जो स्टैटिक चार्जेस थे उनको। इट प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ टू अर्थ, क्योंकि ग्राउंडिंग जो होती है वो हमें एक रास्ता देती है अर्थ तक का, और वो लो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कम होगी तो चार्जेस ज़्यादा गुजर जाएंगे। स्टैटिक बिल्डअप, स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है किसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ड्यूरिंग फ्यूलिंग, जब फ्यूलिंग हो रही होती है। विदाउट ग्राउंडिंग चार्ज कैन डिस्चार्ज एज अ स्पार्क, अगर ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो एक स्पार्क हो सकता है। स्पार्क नियर फ्यूल वेपर्स आर वेरी डेंजरस, और यहाँ पे फ्यूल के वैसे ही फ्यूल है, स्पार्क होगा तो आग लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। दे कैन कॉज फायर और एक्सप्लोजन, ग्राउंडिंग प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र चार्ज इंस्टेड ऑफ प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स एंड हाउ डज दिस अफेक्ट सर्किट एंड डिवाइस डिज़ाइन। अच्छा, अब ये पूछा गया है कि एक्चुअली जैसे एनर्जी की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही उसको तबाह किया जा सकता है, तो हम उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ चार्ज के साथ भी है, सेम चार्ज भी ऐसे है, हम चार्ज को बना नहीं सकते। तो फिर किस तरह से एक चीज़ को, अगर मैं रोड है फॉर एग्जांपल, मैं रोड ले रही हूँ और मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक कपड़े के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ, ये इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा था, हमने ये पढ़ा हुआ है। इसके साथ मैं इसको रगड़ती हूँ तो इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये चार्जेस बने नहीं हैं, ये चार्जेस क्या हुए हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक मिसकंसेप्शन होता है कि चार्जेस जो हैं वो बन जाते हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं होता, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, चार्ज बनता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स जो होते हैं चार्जेस, तो प्रोटॉन भी होते हैं, फिर हमने पढ़ा हुआ न्यूट्रॉन भी होते हैं, फिर हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इनमें से कौन सा चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों नहीं होते। ये दोनों क्यों नहीं होते, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि अगर हम एक एटम में देखें तो इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्विंग वाला पार्ट है, उसका निकलना, उसका आना आसान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, इनका यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन्स नहीं होते। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये सारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो ले लेता है। ठीक है, और ये लेता क्यों है, क्योंकि ये भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ताकत होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इसकी मटेरियल की इतनी एबिलिटी ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये दे देता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जो चीज़ दे देती है उसके ऊपर प्लस आता है, जो ले लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव ही मूव करके गए हैं, प्रोटॉन तो नहीं ना इधर के इधर आए, नहीं आए ना, ये तो सिर्फ इसने दे दिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज बना। ऐसा नहीं हुआ कि इसके प्लस चार्जेस इसके अंदर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, जहाँ मूव करके जाता है वहाँ नेगेटिव आ जाता है, जहाँ से निकलता है वहाँ पे प्लस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट पार्ट है एटम्स का, और वो मूव कर सकता है ईजीली। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स रहते हैं और वो सेंटर में होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो करंट लेके जाते हैं। मटेरियल्स लाइक कॉपर आर यूज्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें ईजिली मूव कर सकते हैं। तो हम सर्किट्स में मेटल्स वाला ही पार्ट यूज़ कर रहे थे, क्योंकि सर्किट्स में वो चाहिए होते हैं जिसमें से करंट जो है इजीली पास कर सके। वाई डज अ चार्ज बैलून स्टिक टू न्यूट्रल वॉल। अब जो वॉल होती है ना, वो हमारी जो दीवारें होती हैं उसमें प्लस और माइनस चार्जेस जो होते हैं बराबर के इधर उधर फैले हुए हैं। जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। अगर मैंने 3-4 प्लस बनाया तो चार्ज, मतलब जितने न्यूट्रल वॉल क्यों होती है, जितने न्यूट्रल उसको बोला जाता है जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस बराबर हो। अब क्या होता है कि जब मैं इसके ऊपर बैलून को लाकर ऐसे स्टिक करूँगी तो वो इसके साथ नहीं चिपकेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बैलून को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और अब क्या होगा कि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इसके करीब आएगा, तो करीब आने की वजह से क्या होगा, ये बैलून है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो इसमें न्यूट्रल थे उसमें स्लाइटली शिफ्ट आता है चार्जेस में, पोलराइजेशन उसको बोलते हैं। वो क्या कि इसको अट्रैक्ट करते हुए पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव जो है वो इसको रिपेल करते हुए वॉल की दूसरी साइड पर चले जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करता है, इसको फिर अट्रैक्ट कर लेगा।
तो बैलून को सबसे पहले जब तक आप चार्ज नहीं करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करता। आम बैलून लो, उसको रब करो, नहीं करेगा दीवार के साथ स्टिक। लेकिन अगर आप उसी बैलून को अपने बालों के साथ थोड़ी सी देर रख कर रब करो या रब करते हो तो मतलब चार्ज जब वो हो जाता है फिर आप देखोगे कि थोड़ी देर के लिए वो दीवार के साथ स्टिक कर जाता है। तो चार्ज बैलून कॉजेज ऑपोजिट चार्ज टू मूव विद इन द वॉल। पोलराइजेशन की वजह से ऑपोजिट चार्ज अपीयर हो जाते हैं सरफेस ऑफ वॉल पे, और ठीक है, और इस वजह से अट्रैक्शन होती है। फिर पूछा गया था कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स में पोलराइजेशन थोड़ी फास्ट होती है, इंसुलेटर्स में ये स्लो होती है, और में अट्रैक्शन भी थोड़ी वीक होती है। तो कंडक्टर्स हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। उसके अलावा आप ये डायग्राम भी बना सकते हो बैलून वाली, और जो वॉल मैंने भी बनाई थी। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाउ डू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिफरेंटली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इनकी डायग्राम भी हमने देखी है, और आपने यहाँ डायग्राम भी बनानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बनाते हैं तो प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन उससे निकल कर दूसरी तरफ जा रही होती है और माइनस की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो ये जैसे ये थी, इसमें नेगेटिव की तरफ जा रही है और पॉजिटिव से निकल रही है बाहर, पॉजिटिव से दूर जाती है। इसी की रीज़न पूछी हुई है, तो ये है कि जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो उसकी वजह से फोर्स लगती है, F=QE, और फोर्स का ये फार्मूला है, और ये E का ये निकलता है पॉजिटिव चार्ज जो होती है वो। इसलिए ये रीज़न नीचे लिखी है, मैं आपको सिर्फ बना कर दिखा लेती हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लेना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, पॉजिटिव चार्ज उधर ही मूव कर रहा होता है। मतलब आपके पास ये +Q चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और मैं इधर +Q चार्ज को रखती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो तो बाहर की तरफ जा रही हैं, चलो, क्योंकि प्लस चार्ज है। और उसके अलावा इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। जो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन को लग रही है, तो जिस तरफ फोर्स लग रही होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज फोर्स जो होती है वो फील्ड की डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इन एप्लीकेशंस लाइक कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कैपेसिटर्स की बात क्यों की गई है, क्योंकि कैपेसिटर्स में ना देखो, कैपेसिटर में क्या होता है, ऐसे प्लेट्स होती हैं, ये कैपेसिटर होता है और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल ऐसे आमने सामने पड़ी हुई होती हैं प्लेट्स। अब क्या होता है कि कैपेसिटर अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर लेता है, जैसे इस पे उसने प्लस चार्ज स्टोर कर लिया, इसमें माइनस चार्ज स्टोर कर लिया। अब जहाँ पे भी चार्जेस होते हैं उनके दरमियान क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके दरमियान क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। ये पता है हमें, हर कैपेसिटर में ऐसा ही होता है। ऐसे आपने पैरेलल प्लेट्स के बारे में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, तो कैपेसिटर में भी पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो क्या होगा। अच्छा, दो चीज़ें उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप तो फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो और आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर दो, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, फील्ड को बढ़ा दो या फील्ड को कम कर दो। तो अगर आप फील्ड को बढ़ा देते हो तो जब भी बढ़ा दोगे तो फील्ड कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है कि इसके दरमियान ये फील्ड कब ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो ये फील्ड ज़्यादा होगी मतलब चार्ज बढ़ गया, तो इसकी वजह से चार्जेस भी क्या हो जाते हैं, चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे, और जितने ज़्यादा चार्ज होते हैं उतनी एनर्जी होगी, तो मोर एनर्जी। ठीक है। वीक फील्ड का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड का मतलब होता है लेस चार्ज स्टोर, चार्जेस कम तो एनर्जी कम। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अगर फील्ड ज़्यादा होती है इसका मतलब उसमें चार्जेस ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, और लेकिन कितनी ज़्यादा हो ये भी एक लिमिट है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो ये इलेक्ट्रिक टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। उसके बाद है डायरेक्शन चेंज, ये तो हमने स्ट्रेंथ के बारे में देख लिया। अब डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है बहुत तेज़ी से होता है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझा दिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर देते तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज बार बार चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, रिपीटेडली अपने आप को करता रहता है। ठीक है, फिर जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक आपके पास जो चार्ज है वो बढ़ जाता है और साथ एनर्जी बढ़ जाती है। ये आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, Q=CV होता है, अगर चार्ज बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इन टर्म ऑफ। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है, आपने उनको बेसिकली कंपेयर करना है। और कंपैरिजन में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे आपने स्ट्रेंथ को बताना है, रेंज बतानी है, फोर्सेस बतानी है, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए।
जब कंपेयर करना होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन है कि कंपेयर करो, फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स होने चाहिए तो इन्हीं पॉइंट्स के नंबर होते हैं, सिर्फ यही लिखने होते हैं। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल के। और फिर रेंज की बात करें तो दोनों के फॉर्मूले में ना जो चीज़ आती है वो ये आती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो क्या था, E इज़ इक्वल्स टू, अच्छा वैसे E इज़ इक्वल्स टू ना V/D होता है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो दोनों जो है ना, और इसका भी, ये दोनों क्या होते हैं, एक तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है इनका, इन्वर्स में, और स्क्वायर के साथ डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है, और उसमें भी मतलब 1/D का स्क्वायर आ रहा होता है। तो R और D डिस्टेंस होते हैं, और दोनों जो हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करते हैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ही जा सकते हैं। फिर नेचर जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है। ग्रेविटेशनल वाली सिर्फ अट्रैक्ट करती है, वो रिपेल नहीं करती चीज़ों को, ठीक है। ग्रेविटेशनल आपको पता है कि अगर आप यहाँ से पेन को फेंकोगे तो वो नीचे जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि ऊपर वापस आ जाए। अच्छा, जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि प्लैनेट्स और ये सारी चीज़ें, स्टार्स, ह्यूज मैसेज जो होते हैं, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डोमिनेट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इनके चार्जेस जो होते हैं ना, नियरली टोटल चार्ज इनका नियरली इक्वल टू 0 होता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का। जबकि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एटॉमिक लेवल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक लेवल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। और जहाँ पे भी चार्जेस की बात होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो डोमिनेट हो जाती है। Question 8 is, can insulators be charged by induction? Under what condition does this happen, and what are alternative methods for charging insulators? देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें एटम्स होते हैं ना, अच्छा ये न्यूक्लियस समझ लो, ऐसे होते हैं। उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसमें उस पे से हम इजीली फोर्स लगा के, एनर्जी लगा के हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में फ्री होते हैं तो वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, उसमें जो ऊपर वाला शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना बहुत मुश्किल काम है। कि आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करवा सकते। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से वो इंसुलेटर्स होते हैं। अब इंसुलेटर इंडक्शन मेथड के ज़रिए क्या हम चार्ज कर सकते हैं इंसुलेटर्स को? तो अगर मेरे पास एक इंसुलेटर है, मुझे इसको चार्ज करना है, मैं इसके करीब एक प्लस वाली चार्ज बॉडी लेकर आती हूँ, तो होना क्या चाहिए था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इसकी प्लस की वजह से उसके नेगेटिव वाले को इसके करीब आ जाना चाहिए था। लेकिन ये अलग नहीं हो सकते ना, और प्लस वाले को रिपेल करते हुए दूसरी तरफ चला जाना चाहिए था। तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं सेपरेट हो सकते, तो हम इसको चार्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और अच्छा, एक थोड़ा सा कंसेप्ट मेरे जहन में आया, वो आपको भी क्लियर भी कर दूँ। एक इंडक्शन और पोलराइजेशन सेम प्रोसेस लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आई नो वीडियो लंबी होगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मेरे पास ये कोई भी इंसुलेटर है, मुझे अगर इंडक्शन मेथड करना है तो इंडक्शन मेथड कैसे होता है कि अगर मैं इसके गिर्द एक चार्ज बॉडी लेकर आई हूँ, तो इसके माइनस वाले सारे चार्जेस क्या हो जाने चाहिए, इसकी तरफ आ जाने चाहिए, और पॉजिटिव वाले उसको रिपेल करते हुए दूसरी तरफ चले जाने चाहिए। तो ये क्या होता है, इंडक्शन मेथड। लेकिन क्या हुआ, देखो, जब भी आपके पास एक, अगर मैं इसको जूम करती ना, इसको पास लाने से पहले, तो इसके अंदर जितने प्लस चार्जेस थे ना, उतने ही माइनस थे, और सब मिक्स हुए हुए थे। जितने प्लस होते हैं उतने, जैसे 5 अगर प्लस है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी ये क्या है, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि +5 -5 +5 और -5 आंसर क्या देता है, 0। तो इस तरह से होते सारे बराबर हैं, कैंसिल करके 0 दे रहे होते हैं, तो इसलिए कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर मुझे इसको चार्ज करना है ना, तो मैं कैसे लेकर आऊँगी इंडक्शन मेथड से, कि मैं कोई भी चार्ज बॉडी इसके करीब ले आऊँगी, इससे ऑपोजिट वाला एक साइड पे हो जाएंगे, दूसरी। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं, इसको पोलराइजेशन भी बोला जाता है। तो आप कहोगे कि ये तो पोलराइजेशन मेथड भी है। तो अभी ये पोलराइजेशन है। इंडक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, पोलराइजेशन के साथ साथ अर्थ के साथ अर्थिंग करना भी ज़रूरी है, या ग्राउंडिंग करना, अर्थ के साथ कनेक्ट करना भी ज़रूरी है।
ये परमानेंट होती है, पोलराइजेशन परमानेंट नहीं होती। पोलराइजेशन में क्या होता है, अगर मैं इसको हटा दूंगी ना और अर्थिंग ना लगाऊं तो ये क्या है, पोलराइजेशन है। और अब मैंने जब इसको हटा दिया तो ये जो चार्जेस अभी सेपरेट हुए हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दोबारा से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर से दोबारा से ये चार्ज बॉडी तो नहीं रहेगी ना, अनचार्ज हो जाएगी। लेकिन इंडक्शन क्या होता है कि मैंने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया और अब क्या होगा कि ये सारे जो पॉजिटिव वाले हैं ये इधर अर्थ में चले जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इस पर सिर्फ क्या रह जाएंगे, माइनस। और अब मैं अगर इसको हटा भी दूं तो इसके ऊपर माइनस वाली हमेशा के लिए चार्ज हो जाएगी। तो इंडक्शन और पोलराइजेशन में ये फ़र्क होता है। होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो। तो अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूँ, मैं तो ऐसे इंसुलेटर्स को परमानेंट चार्ज नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं इसके गिर्द प्लस चार्ज लेकर आई तो माइनस वाले इधर हो जाएंगे, प्लस वाले इधर हो जाएंगे, तो पोलराइजेशन तो हुई ना, पोलराइजेशन हुई। लेकिन मैं बेशक अर्थिंग कर लूँ, इंडक्शन कर लूँ, इसको हटा दूँ तो चार्ज हमेशा नहीं रहेगा इंसुलेटर्स के ऊपर। तो इंसुलेटर्स कैन नॉट चार्ज बाय इंडक्शन, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। टेम्प्रेरी पोलराइजेशन हो सकती है, पोलराइजेशन टेम्प्रेरी होती है। और जब चार्ज ऑब्जेक्ट को आप लेकर आते हो, इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या आप इसको इंडक्शन के ज़रिए कर सकते हो, तो हम चार्ज इंडक्शन के ज़रिए नहीं कर सकते। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड्स भी पूछे हुए हैं। देखो, एक चीज़ ना हमने लेक्चर्स पढ़ते हुए ये पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर में, स्फेरिकल शेप का अगर कोई कंडक्टर है ना, तो उसके अंदर प्लस वाले सारे ऐसे फैल जाते हैं। और अगर ये पॉइंटेड शेप का कंडक्टर है तो सारे जो पॉइंट वाला एरिया होगा उसमें चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादा चले जाते हैं। उसमें जब ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब ऐसे कंडक्टर्स जिनके पॉइंटेड शेप होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो वो नियर बाय जो एयर है उसके एटम्स के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे। ठीक है, ये एटम है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। जिधर से चला गया उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो चार्जेस आ गए। जब चार्जेस आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, आइंस बन जाना, आइंस प्लस और माइनस साइन आ जाना। तो ठीक है, तो ये कोरोना डिस्चार्ज इसी को बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो आयनाइजेशन करना शुरू कर दे। तो ठीक है, पूछा कि ये गया है कि कोरोना डिस्चार्ज कंडक्टर्स में क्या होती है, पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स के लिए बतानी है आपने। तो जब शार्प पॉइंट्स होते हैं तो कोरोना डिस्चार्ज फेंट ग्लो सीन होता है, मतलब हल्की सी ग्लो आती है कंडक्टर्स की, जैसे लाइट स्पार्क हो रही हो। और शार्प कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो आयनाइज कर देती है एयर को। इसकी वजह से एक साउंड आती है और फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फुल स्पार्क नहीं होता लेकिन ऐसा लगता है कि साउंड है, या फ्लो ऑफ चार्जेस तेज़ हो जाता है, तो थोड़ी सी आपको लाइटिंग सी नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेना, वो भी सेम इसी के बारे में है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है नियर बाय एटम्स, वो आयनाइजेशन होती है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस ये हैं कि हम इसको एयर को साफ़ करने के लिए एप्लीकेशंस पढ़ी हुई हैं हमने, तो अभी मुश्किल नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में यूज़ किया जाता है, लाइटनिंग रोड्स में, नियॉन लाइट्स में, और आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि फ़ोटोकॉपियर मशीन है, वो भी इसका यूज़ है। अच्छा, किस तरह से एक को समझा देती हूँ कि जो हमारे पास देखो आयनाइज एयर हुई है ना, तो वो टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और टोनर अट्रैक्ट होगा तो आपके पास जो फ़ोटोकॉपी पे पिक्चर्स आती हैं वो उसी वजह से आती है। अगर आपने फ़ोटोकॉपियर मशीन को पढ़ा हुआ है, मेरा लेक्चर लिया, तो आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स बताने हैं। एनर्जी लॉस होता है। अब एनर्जी लॉस आप किस तरह से होता है, देखो जो पावर स्टेशंस होते हैं, पावर लाइंस हैं, उसमें से एनर्जी लॉस कैसे हुआ कि आपके पास लाइट एक्स्ट्रा निकल जाती है, तो लाइट की फॉर्म में आवाज़ें आती हैं, साउंड की फॉर्म में एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, मतलब ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको चीज़ जहन में रहे। शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं और इंटरफेरेंस विद रेडियो सिग्नल, ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसके नुकसान हैं, आप इसको देख लेना। ये जो है ना लाइटनबर्ग फिगर्स, ये हमने पढ़ा था लेक्चर इसके बारे में, और हमने देखा था कि किस तरह से ये बन रही होती हैं, और हमने ये भी देखा था कि ये हमेशा ऐसे निशानात रह जाते हैं, तो वो उसी के बारे में क्वेश्चन आ गया।
अगर हम देखें तो ये इस तरह से था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ये क्या था, एक इंसुलेटर था। इंसुलेटर या ग्लास का बना हुआ ये केस है। इसके अंदर होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसकी वजह से करंट जो होता है प्रोड्यूस होता है। करंट ही मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ठीक है, वैसे हमने पूरा लेक्चर लिया हुआ है। और यहाँ से क्या होता है कि करंट गुजरता है। अब ये रास्ते हैं कि करंट कहाँ कहाँ से गुजरा है, ये आपको देखो सारी एक शक्ल नज़र आ रही है। और फिर वो जहाँ जहाँ से गुजरता है ना करंट, तो वो उसकी शेप रह जाती है। लिस्टेनबर्ग जो है ना, ये एक ऐसी जो आपको शेप बताई है मैंने, ये कब बनती है, जब आपके पास लाइटनिंग जो होती है वो अगर स्किन, जैसे ये सर्फ कोई भी लाइटनिंग आए और वो ऐसे स्किन पर पड़े बिजली इस पे, तो इस पे एकदम से क्या होगा कि ये पैटर्न जो होंगे वो 1-2 घंटे के लिए बन जाते हैं। बिजली की वजह से मेरे स्किन पे ऐसे पैटर्न्स बन जाएंगे या जिस पे स्किन पे वो पड़े। लेकिन ये तब होता है जब स्किन की सरफेस पर ये लाइटनिंग पड़ती है। लेकिन ऐसा हुआ कि स्किन के अंदर से गुजर जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है, हार्ट बीट रुक जाती है, क्योंकि अंदर से सेल्स को डैमेज कर देती है ना, फिर ये निशान नहीं पड़ते। लेकिन अगर सरफेस से पास आउट हो जाती है फिर ये पड़ते हैं। और अगर तो स्किन, अब आप पूछोगे कि अभी आपने कहा था कि मैम ये हमेशा के लिए निशान रह जाते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अगर तो वह ह्यूमन की स्किन के ऊपर से सर उस पर टच करके गुज़रती है ना, तो फिर ये 1-2 घंटे के बाद फेड पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जैसे किसी प्लास्टिक या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो फिर ये परमानेंट मार्क रह जाते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया है कि दे फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल अलोंग द स्क्रीन, ठीक है, जब स्किन की सरफेस पे वो ट्रैवल करके जाए और अगर स्किन वेट है, स्वेटी है, बर्न है और या करंट उसके अंदर से गुजर गया है तो फिर ये मार्क अपीयर नहीं होते। अच्छा, स्किन जब वेट होती है ना वो कंडक्टर होती है, और अगर वो ड्राई है तो फिर वो इंसुलेटर होती है, और ये मार्क्स जो होते हैं वो इंसुलेटर स्किन पे ही पड़ते हैं। देखो जैसे ही वो वेट टू भी कंडीशन लगी है तो फिर ये मार्क्स नहीं पड़ेंगे। मॉइस्चर स्प्रेड द करंट मोर इवनली, क्योंकि ये फिगर्स में नोट फॉर्म, ठीक है, उस हर जगह करंट को बराबर से फैला देती हैं और इंसुलेटर्स नहीं फैलाते। अब जब भी बिजली चमकती है ना तो कुछ घरों के ऊपर ना या बिल्डिंग्स के ऊपर ये रोड्स लगा दिए जाते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉइंटेड रोड्स इन अट्रैक्टिंग डिस्चार्ज? इसके बारे में बेसिकली हमने यहाँ पढ़ा था कि आप ये देखो ये रोड लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि जितना भी चार्ज आता है ना, क्योंकि लाइटनिंग आती है तो उसके अंदर चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस सेफली ग्राउंड के अंदर जो है ये रोड पहुँचा देती है, तो इसलिए बिजली का ख़तरा या बिजली घरों पर नहीं गिरती। ठीक है, तो ये हमें क्या देती है, एक लो रेजिस्टेंस सेफ पाथ देती है ग्राउंड तक। दे स्टॉप द लाइटिंग फ्रॉम पासिंग थ्रू द बिल्डिंग एंड कॉजिंग डैमेज, और नुकसान से बचाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो रोड होती है ये पॉइंटेड शेप की क्यों बनाई जाती है? ऐसे क्यों नहीं होता कि पूरा बड़ी सी रोड बना ली जाए? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जितना पॉइंटेड शेप होता है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये किया जाता है ताकि उसकी वजह से ज़्यादा लाइटनिंग जो है उसके अंदर ही आकर पड़े, इन बिल्डिंग पर ना गिरे, उस पॉइंटेड शेप पर ही आके गिरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि हम इन रोड्स को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। एक तो ये बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, हाइट इससे ज़्यादा हो सकती है। प्लेसमेंट ये है कि अगर हम हर कॉर्नर पे लगा दें तो फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर जो हम ये यूज़ कर रहे हैं कॉपर और एल्यूमिनियम की यूज़ कर लें तो ये बेटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 13 का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।